अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। आप सबको उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी कई उम्मीदें, कई ख्वाहिशात और कई जो टारगेट्स और गोल्स हैं वो लेकर जो है आज का सूरज तुलू हुआ है। और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं हम कि आपके तमाम नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला जो है उनको पूरा करे। और कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त जो है वो उसका हौसला, उसकी कमिटमेंट और उसकी ख़ास तौर पर जो उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट होती है वो होता है। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो उसका वेस्ट ऑफ टाइम होता है, जो वो टाइम ज़ाया कर रहा होता है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इंसान हमेशा, हमने ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो कामयाब होते हैं। कोई भी ऐसा कामयाब प्रोफाइल हमने ज़िंदगी में नहीं देखा जिसके माजी के अंदर बहुत सारी मेहनत शामिल ना हो। उसकी मेहनत के नतीजे में ही उसको वो टारगेट्स अचीव होते हैं, वो गोल्स अचीव होते हैं, वो ख्वाहिशात उसकी पूरी होती हैं जो वो पूरी करना चाह रहा होता है। उसकी मेहनत को हम नहीं देखते, वो जिस प्रोफाइल तक पहुंच जाता है हम उस प्रोफाइल को देख रहे होते हैं। तो लिहाजा मेहनत जरूर करें, बाकी तमाम उसका रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दे। उसमें कुछ बेहतरी होगी आपके लिए तो वो आपको मिल जाएगा। अगर वो आपको नहीं मिलेगा, वो टारगेट्स, वो एम्बिशंस, वो गोल्स आप नहीं अचीव कर पाएंगे, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर होगी। अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए जो भी फैसला किया जाता है वो आपके लिए बेहतर ही होता है। एटलीस्ट आपको ये पछतावा तो नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं की। आप अपने आप को खुद से शीशे में खड़े होकर कह पाएंगे कि कम से कम मैंने खुद 100% डिलीवर तो किया ना, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है। बाकायदा शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं आपका होस्ट शिराज भट्ट। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आज के दिन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं आज के मौसम की सूरत हाल। हमारे साथ मोहम्मद अली नारू मौजूद हैं। नारू, बताइएगा क्या पोजीशन रहेगी आज मौसम की? जी, लायलपुर के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ की निस्बत मौसम कदरे बेहतर है। शहर फैसलाबाद में बादल छाए हुए हैं जबकि हवाओं का राज है और मौसम भी खासा खुशगवार है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत खासी हवाएं चल रही हैं, जबकि पिछला जो रोज़ था हब्स का आलम था, हवाएं बंद थी, गर्मी का जोर था खासा। लेकिन आज दिन के आगाज़ के साथ ही मौसम खासा खुशगवार हो गया है। तेज़ हवाएं चल रही हैं शहर फैसलाबाद में, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशगोई की गई है आज के रोज। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया है। हवाओं की रफ्तार जो है वो बज़ाहिर 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन मालूम ऐसे होता है जैसे 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हों। हवाएं चलने की वजह से शहर का मौसम खासा खुशगवार भी है, अच्छा भी दिखाई दे रहा है और इस वजह से जो शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे थे वो भी खिलखिला उठे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली नारो हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और मौसम जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर अनप्रेडिक्टेबल है, यानी किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और किसी दिन एकदम मौसम जो है वो बेहतरीन हो जाता है और अचानक से बारिश जो है बरसने लगती है। और इसी तरीके से कुछ मौसम जो है हमारी सियासत का मुल्की लेवल पर और ख़ास तौर पर शहरी लेवल पर बात करें तो ताजिर सियासत का मौसम भी खासा गर्म दिखाई दे रहा है। और आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिलाल डोगर, एंकर पर्सन है सिटी 41 से। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिलाल, मैंने बात की कि आजकल जो ताजिर सियासत का जो मौसम है वो भी खासा गर्म है और कभी एक्सट्रीम जो है वो ठंड की तरफ चला जाता है और कभी एक्सट्रीम जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो क्या देख रहे हैं इस वक्त फैसलाबाद की जो ताजिर सियासत? अगर हम 8 बाजारों की बात करें, फैसलाबाद का मरकज है और वहां पर गालिबन 2 या 3, अब तो 2 जमातें मौजूद हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान और सिटी अंजुमन ताजरान। और सुप्रीम अंजुमन ताजरान में काफ़ी रद्दोबदल हुई है उहदों में, क्या वजूहत है? अच्छा शराज, जब हम जमहूर की बात करते हैं तो जमहूर के अंदर बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे हम बड़ा ओपनली कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आप बातें करें और दोनों इतराफ से बात सुनने का होना चाहिए। सुप्रीम अंजुमन ताजरान एक ताजरों की जमात थी, एक तरफ सिक्का ग्रुप है, दूसरा भली ग्रुप, ये नाम 2 बोले जाते हैं।
सिक्का ग्रुप का वजूद घंटाघर चौक के अंदर मौजूद भी है और वो अपना उसको लोहा मनवाते भी हैं। तारीख में इलेक्शन भी हुए, उन्होंने जीते भी। अब दूसरी तरफ सुप्रीम अंजमन ताजरान बनकर सामने आई, मजबूती भी हुई। मियां अब्दुल मनान साहब जो कि लीगी MNA साहब रह चुके हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से कुछ चीज़ें तो हमें पता था चल रही थी, लेकिन मुझे वैसे ज़ाती तौर पर लगता है ये उजलत में एक फैसला किया गया। मैं लफ्ज़ जानबूझकर नहीं, जानबूझकर दनिस्ता तौर पर बोल रहा हूँ। उजलत में एक फैसला किया गया कि साबिक डिप्टी मेयर और घंटाघर चौक और ख़ासतौर पर 8 बाज़ारों के अंदर उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है जो जिसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब उसके मोहल्ला वकूफ़ क्या पीछे कुछ चीज़ें तो हमें मालूम थी, लेकिन इस हद तक कैसे आ गए, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम असलम भली कि एक फैसला, क्योंकि मियां अब्दुल मनान साहब जो अब चेयरमैन बने हैं वो ठीक है, वो वहाँ पहले भी सियासत में रहे, पंजाब के सदर रहे, लेकिन पंजाब के सदर के बाद सुप्रीम अंजमन ताजरान की चेयरमैनशिप लेना मेरी समझ से बालातर थी कि क्या उनको मिसगाइड किया गया या उनको मिस यूज किया गया। 2 लफ्ज़ हैं, और किसने किया, क्यों किया, ये बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि मैंने आज तक अमीन भट्ट साहब की जुबानी जिनको हटाया गया, उनकी जुबानी कभी भी मियां अब्दुल मनान साहब के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं सुने, बल्कि इरफान मनान साहब के बारे में या मियां मनान साहब के बारे में उनकी बड़ी अच्छी टॉक होती है, बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। असलम भली साहब भी, और मेरे ख्याल में सुप्रीम अंजमन ताजरान, मैं इसको ऑन करने के लिए तैयार हूँ, सुप्रीम अंजमन ताजरान 8 बाज़ारों में मजबूत है तो अमीन भट्ट की वजह से है। इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। 2018 में जो सीट फर्क हबीब जीतते हैं और हार जाते हैं आबिद शेर अली, उस पर बाई इलेक्शन होता है जिसपे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन लड़ते हैं बिलमुकाबिल आबिद शेर अली। आबिद शेर अली तमाम सीसियों से हारे हैं, वाहिद इस सीसी से जीते हैं अमीन भट्ट वाली से। इसका मतलब है कि अमीन भट्ट वहां मजबूत हैं और अपना लोहा मनवाने के लिए हिसाब से वो देखें ना, आपको कोतवाली स्कूल वो जीत रहे हैं, वो इधर आ जाएं, वो कारखाना कॉलेज जीत रहे हैं। अमीन भट्ट के एरिया के जितने कॉलेज स्कूल थे वहां उन्होंने अपनी लीड ली है और इस पे आबिद शेर अली ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, ऑन रिकॉर्ड है। और अमीन भट्ट साहब राणा सनाउल्लाह के भी करीबी हैं, लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज उनकी मुझे लगती है वो ये है कि जब वो ताजरों की बात करते हैं, जब ट्रेडर्स की बात करते हैं, तो अपनी जमात को पीछे रख देते हैं। वो कहते हैं नून लीग बाद में होगी, पहले मैं ट्रेडर हूं। लेकिन यहां अनफॉर्चुनेटली मुझे इस सिनेरियो के ऊपर मेरे ख्याल में आप भी इसको बड़ी गहराई से जानते हैं चीजों को कि ये हुआ क्या, और मेरे ख्याल में एक जमात जो कि सिक्का ग्रुप मजबूत होगा, उनके मद्दे मुकाबिल जो ग्रुप था वो तो 2 धड़ों में तकसीम हो गया और एक धड़ा मजबूत रह गया। दूसरी तरफ अगर बात करें आप जो जिन बंदों ने साइन किए, उसमें एक हाजी नईम साहब हैं फूड बोर्ड वाले, उनके ही अपने मेंबर्स जो में से वसीम ज़बीउल्लाह जो कि होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर चेयरमैन हैं, वो वहां मौजूद थे। मियां अब्दुल मनान साहब के हल्के के सबसे इंपॉर्टेंट जिशान जफर के वालिद साहब जफर साहब वहां बड़े, शेख जफर बड़े एक्टिव शख्स थे जो कि उनको सपोर्ट करते थे हमेशा। पिछले इलेक्शन में भी मियां मनान साहब की अपने हल्के में कुछ ऐसी चीजें हुई जिस पे उन्होंने मुखालफत की, सिक्का साहब ने, सब ने मुखालफतें करके ये वो इलेक्शन लूज कर गए। ये तो बात है ना अमीन भट्ट साहब के पर्सनल उनके क्रेडेंशियल्स की, कि उनके क्रेडेंशियल्स का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कितना काम किया है, और दूसरी तरफ एक उनका आपसी इख्तलाफात भी हो सकते हैं ना कि ये मैं ये सवाल नहीं उठा रहा कि अमीन भट्ट साहब की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि ये फैसला आपसी इख्तलाफात पे भी हो सकता है कि कोई एक फैसला किया गया हो जिसके ऊपर अमीन भट्ट साहब मुत्तफिक हों और असलम भली साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो मुत्तफिक ना हो। लेकिन शराब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक मैं भली साहब को ऑन रिकॉर्ड भी इसके ऊपर क्वेश्चन करना है मेरा, क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट हमारा हक है, मैं जब प्रोग्राम करूंगा तो मैं मौकफ उनका लेना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब पेश करें कि आप उनकी मौजूदगी में और पूरी बॉडी की गैर मौजूदगी में उनको कैसे जमात से निकाल सकते हैं। फिर ये तो आमराना सोच है, फिर आप इस पार्लियामेंट के ऊपर, और क्योंकि जब बात होती है तहरीक इंसाफ की तरफ से असलम भली साहब के ऊपर FIR हुई, FIA की तरफ से, और बहुत कुछ हुआ, तो ये यही कहते थे कि ये गैर जमहूरी रवैये हैं। तो हम तो गैर जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ने से निगेट करते हैं, और ये गैर जमहूरी रवैया अगर आपने अमीन भट्ट या देखें, अब वहां जिशान जफर हैं कारखाना के सदर, वहां हाजी ताहर जमील हैं मिंट घुमरी के सदर, झंग बाजार के सदर, मैंने वसीम ज़बीउल्लाह का नाम पहले ले दिया, इसके अलावा अगर वो गोगा साहब हैं रेल बाजार के सदर हैं, अगर इन सब का मजमू जो कि कल मैंने जो देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फजील भाई ने कवर की है, उन्होंने सामने बिठा के दिखाया। चले फजील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है तो फजील को भी हम प्रोग्राम में एंड करते हैं। फजील, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम
ये जानना चाह रहे हैं, चूंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है 8 बाजारों की सियासत पर, ताजर सियासत पर, तो ये जो कल मामला हुआ है उसके ऊपर जो ब्रेकिंग हुई और फिर मैंने भी उसके ऊपर ऑडियो दिया और आपने भी उसकी फॉलोअप किया और उसको बाकायदा लेकर के चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहवाल बताइएगा? देखें भाट साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए तो मैंने तो कल ये देखा कि सारी सुप्रीम जो है वो घंटाघर के अंदर मौजूद थी। अच्छा। भाट साहब की सपोर्ट में, उसमें अंजुमन ताजरान रेलवे रोड जो कि जीती हुई तंजीम है वो उसके चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी सदर वहाँ पर मौजूद थे। रेलवे जो रेल बाज़ार के सदर, बुआना बाज़ार के सदर, जंग बाज़ार के सदर, उसके अलावा जो मिंटगुमरी बाज़ार है, कारखाना बाज़ार के सदर जो ज़िशान ज़फ़र जो कि बानी हैं ज़फ़र जवेद जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान, तो उनके बेटे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो अंदरून मार्केटें हैं तमाम सदूर वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने तमाम पावर्स जो हैं वो अमीन भट्ट को सौंपी और उन्होंने कहा कि आप ये बॉडी जो है वो तोड़ दें। तो कल चेयरमैन ने अपने अख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम की बॉडी तोड़ दी है। अब वो फैसला बाद में करेंगे कि इस बॉडी को हमने कैसे लेकर चलना है, किसको कौन सा ओहदा देना है। सबसे पहले उन्होंने जो सदर हैं हाजी असलम बल्ली सुप्रीम के, उनको उनके ओहदे से मुअत्तल किया है। उसके बाद मियां अब्दुल मनान जो कि सरपरस्ते आला हैं, उनको भी तो चेयरमैन के पास ये इख्तियारात होते हैं? ये चेयरमैन के पास इख्तियारात होते हैं। वहाँ पर तमाम सदूर और सेक्रेटरीज जो बैठे थे वो यही आइन की बात कर रहे थे कि हमारा आइन यही कहता है कि चेयरमैन एज अपोज टू दैट मैं दूसरे केस की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि क्या अगर चेयरमैन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो बॉडी खत्म कर सकता है और किसी को भी मुअत्तल कर सकता है, क्या बाकी मेंबरान के पास सदर, सरपरस्ते आला, जनरल सेक्रेटरी, अगर ये तमाम एक पेज पे आ जाते हैं और ये मिल करके जिस तरह उन्होंने पहले दिन दस्तखत किए और अमीन भट्ट साहब को जो है वो उहदे से फारिग किया, तो वो इख्तियारात उनके पास हैं ताजर सियासत में? देखें भट्ट साहब, उसमें कोर कमेटी के मेंबरान जो हैं उनकी मशावरत जो है वो शामिल करनी होती है। अगर ज़्यादा जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं वो उनके हक में वोट देते तो वो ये फैसला कर सकते थे। और उसके अलावा जो आपकी ज़ैली तंजीमें हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी जो एक तंजीम है वो बनती है, जैसे अंजुमन ताजरान सिटी है, उनकी ज़ैली तंजीमें हैं, अगर ज़ैली तंजीमें ही आपका साथ छोड़ जाएं तो आपकी जो सुप्रीम है या फिर अंजुमन ताजरान सिटी है वो उसका कोई भी वजूद नहीं रहता। आपने अपनी पावर शो करनी होती है तमाम बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर। आपकी जो अंदरून गोल्स हैं, तमाम गोल्स के सदर भी कल वहाँ पर मौजूद थे। अब देखें, मियां अब्दुल मनान साबिक MNA भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अंजुमन ताजरान फैसलाबाद को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, फिर जाकर बनी थी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और सुप्रीम अंजुमन ताजरान, और आज उनकी वजह से ही सुप्रीम के 2 हिस्से हो चुके हैं। इसके बाद ये बात नई नहीं या अचानक ये चीज़ नहीं हुई, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा किया गया है वो मैं ये समझता हूँ कि रेलवे रोड के जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं आफ्ताब भट्ट और चन्योड़ बाज़ार के मलिक शाहिद रसूल, ये 2 शख्सियात हैं इस तमाम चीज़ के पीछे जिन्होंने सुप्रीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया। क्योंकि मुझे अंदर से 3-4 माह से सुप्रीम अंजुमन ताजरान इस बात की तो गवाही आप भी देते होंगे, बिलाल आप भी देते होंगे, कि हमने देखा सिटी रजिस्टर्ड के अंदर कई लोग आए कई गए। कई दफ़ा शायद रज़ाक सिक्का साहब जो हैं उन्होंने अपने ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरें में दी थी कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और फिर लोगों ने उनको रोका कि आप रिटायरमेंट ना लें, हम खुदकुशी कर लेंगे और ये करना आपको भी पता है खुदकुशी कर लेंगे। अब तेल गिरा दिया और आग लगाने की कोशिश की, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं सिटी में। लेकिन सुप्रीम अंजुमन ताजरान एक ऐसी वाहिद जमात है जिसमें कभी भी हमने शेकिंग नहीं देखी है। बिल्कुल उसके अंदर जितने मेंबर्स थे वही रहे। अब्बास साहब गए थे मेरे ख्याल में उधर, सिटी क्लास बोर्ड एक सिर्फ वो सिर्फ एक गया है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इस तंजीम को कभी छोड़ के नहीं गया। लेकिन ये अचानक हुआ है कि तंजीम के अंदर एक शख्स को जो है वो डिसएसोसिएट किया जाता है अमीन भट्ट साहब को, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो इस हद तक पाइल्ड अप हो जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो है वो सुनने में इतलात आती हैं कि वो बॉडी ही खत्म हो गई है और नए सिरे से वो बॉडी बनाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर अगर बात करें तो हमारे यहाँ जिन लोगों को ये मालूम नहीं है तो मैं उनको रिमाइंड करवा दूं, हम उस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर ताजरों की 2 ताजर तंजीमें, बड़ी ताजर तंजीम है, जिसमें सिटी रजिस्टर्ड है अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद, और इसके साथ साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान है। ये 2 ताजर तंजीमें हैं, और उनमें से एक ताजर तंजीम जो है उनमें कुछ मेंबरान में आपसी इख्तलाफात की बिना पर जो है वो सुनने में आ रहा है कि बॉडी जो है वो खत्म हो रही है और नए सिरे से उसको बनाया जाएगा। तो बिलाल, मैं चाहूंगा कि
मैं आपसे इन जनरल बात भी करूं, किस हद तक जरूरी है कि अब हम सियासी इख्तलाफात, आपसी इख्तलाफात को खत्म करके हालात को मद्देनजर रखते, कारोबार है नहीं, मार्केट में कल निकला था, देखा शाम को 4 बजे जाके 8 बाजारों में हु का आलम था। अब वो गर्मी की वजह से था या महंगाई की वजह से, कुछ भी है, मार्केटें हमारी वैसे गहमा गहमी नहीं है जैसे हुआ करती थी। अब जरूरत इस अमर की है कि हम अपने इख्तलाफात को बुला के एक पेज पर रहें और मिल करके जो है मामलात को हल करें, बजाय इसके कि हम डिस्पर्स हो जाएं और कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, एक दूसरे से गुफ्तगू भी नहीं हो रही, एक ही बाजार में बैठे हैं। यही बात शहराज भाई, मैंने स्टार्ट पे जमहूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जमहूर के अंदर ये होता है, जमहूरियत के अंदर कि आप मिल बैठ के फैसले करते हैं। आप निकाल दें मीन भट्ट साहब को, ना तो हमें उनसे कोई फायदा है, ना हम उनके को हक में हैं। हम कह रहे हैं जब आपने ये फैसला लेना था तो तमाम लोगों को इकट्ठा करते, चंद लोगों के साइन और बाकी अब दूसरी तरफ से आ खड़े हुए, एक तंजीम को तोड़ लिया। ऑलरेडी शहर के अंदर मसाइल इतने के हैं। अब देखें इसका अब नुकसान क्या होगा, मैं आपको नुकसान बताता हूँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस किससे रब्ता करेगी, क्योंकि ये भी नून लीग के हैं, अमीन भट्ट साहब, मियां मनान साहब भी नून लीग के हैं, असलम भल्ली साहब भी उनको सपोर्टिव करैक्टर यूज करते हैं। अब एक ही जमात के सारे लोग एक तरफ हैं, तो कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाना है। सिटी ट्रैफिक पुलिस कहेगी असलम भली साहब की तरफ जाएंगे, अमीन भट्ट साहब मुखालफत कर देंगे, उनके भी सोर्सेज हैं, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आ जाएगी कोई और दूसरी पुलिस के साथ, रेलवे रोड के साथ तावन करना है, अब मुहर्रमुल हराम के दिन हैं और खास तौर पर 8 बाजारों में इंतजाम करने हैं, तो ये तंजीमों को थोड़ा सा हमें भड़ापन, देखिए मेरी बात सुने, अगर उसके अंदर लड़ाई थी आफ्ताब भट्ट साहब की और जो इन्होंने बात की बिल्कुल वो चल रहा था, तो क्या भड़ों का किरदार क्या होता है शराज, मिल बैठकर सुलह करवाना। ये आपने मामले को तो इतना बिगाड़ दिया कि अब आप मामला फैल गया है। आप देखें, अब जो मैं आपको एडवांस बता दूं, अब सिटी रजिस्टर्ड तंजीम जो है मुतहरक होगी और अलाइड ग्रुप मुतहरक होगा, वो दोनों ग्रुप एकदम अंदर आएंगे और इनके बंदे उखाड़ने की कोशिश करेंगे। बिकॉज व्हेन योर कंपटीटर गेट्स वीक, इट्स योर टाइम टू गेट शाइन। देखिए उनके लिए तो कुछ करने वाले अमीन भट्ट साहब को दावा दे देंगे हमारे साथ आ जाएं। अब भट्ट साहब ना भी किसी तरफ जाएं, 8 बाजारों के सारे सुदूरों को, सेक्टरीज को लेकर वो बैठ गए हैं। उन्होंने तो अपनी पावर दिखा के सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जिन लोगों ने निकाला था माजरत के साथ, वो हमारे सब दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने आपको कमजोर किया ये दिखाकर कि आप अकेले खड़े हैं। हमारे साथ तो प्रैक्टिकली लोग मौजूद हैं जो कि बाजारों के अंदर हैं, और आपके पास वो लोग हैं जो अपनी मार्केट्स के अंदर विनर पोजीशन में भी नहीं थे। तो ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। हमें इस देखें, मियां मनान साहब साबिक एमएनए हैं, असलम भली साहब चैम्बर के अंदर हैं, हाजी असलम आसफ साहब गल्ला मंडी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, राना अयूब असलम मान साहब साबिक सेक्रेटरी हैं। अब साबिक लोग ज्यादा हैं, उधर मौजूदा लोग ज्यादा हैं। हमें मेरे ख्याल में, मैं हाजी असलम आसफ साहब से भी इस पर रिक्वेस्ट करूंगा, वो वजादार इंसान हैं, अयूब असलम मान साहब हैं, लोगों को मिलाएं, तो तोड़वाएं ना। इस वक्त पहले कशीदगी बहुत है, शहर में तनाज़े बहुत हैं, मसाइल बहुत है। ताजर अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर ये देखें, इंतजामिया को तो बड़ा, इंतजामिया तो चाहती है ये ऐसे रहें ताकि वो अपने जितने भी टारगेट्स हैं वो तजावज़ उखाड़ फेंकेंगे, जो अच्छी चीज होगी वो पार्किंग अपने मुताबिक करें। क्यों? क्योंकि उनको पता है ग्रुप यहाँ है, दूसरा वो है, एक अगर सपोर्ट करेगा दूसरा मुखालफत करेगा, जो मुखालफत करेगा उसे वो रगड़ देंगे, थोड़ा सा सपोर्ट वाले को साथ लेके काम कर लेंगे। किया जा सकता था लेकिन वक्त सही नहीं था। वक्त जो है वो, जिस तरह बिलाल ने बताया कि मुहर्रम भी शुरू हो गया है, 8 बाजारों के अंदर इंतजामात, पुलिस के साथ लाइजन को बनाना, सिटी ट्रैफिक के साथ लाइजन को मजबूत करना, कनेक्शन को मजबूत करना, ताजरों के मामलात जो है उनको, बाजार कब खुले रहेंगे, कब बंद होंगे, ये बड़ा क्रूशियल महीना है। ये महीना इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्योंकि ताजर तंजीम काम कर रही थी माजी के सालों में, वो सुप्रीम अंजुमन ताजरान ही थी, क्योंकि सिटी रजिस्टर्ड के हवाले से खास तौर बात करें तो अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड जो है वो मेरे ख्याल में उनके जनरल सेक्रेटरी के जाने के बाद उस तरह से, महमूद आलम जट साहब के जाने के बाद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि महमूद आलम जट साहब जो है वो एक ऐसी शख्सियत थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कि जो कि 8 बाजारों के अंदर 24 घंटे रहते थे और वो हर वक्त वहां पर अब उनकी नुमाइंदगी मौजूद होती थी, और जो भी मामलात हों वो उसको अहसन तरीके से जो है वो सर अंजाम देते थे। तो हमारे साथ फजील मौजूद हैं, फजील से बात करेंगे इस हवाले से कि फजील किस हद तक इम्पोर्टेंट है कि इस मौके पर लड़ाई झगड़े छोड़ के जो है वो एक जगह पर। देखिए भट्ट साहब, कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कवर की थी और वहाँ पर यही बातें हो रही थी। सब लोग ये कह रहे थे कि हम ये 10 दिन जो हैं, ये 10 दिन गुजारने के बाद अगला अपना लाहे अमल जो है वो देंगे। इन दिनों के अंदर हम कोई भी हंगामा राई नहीं चाहते बाजारों के अंदर। ये बात कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अच्छा, ये 10 दिन हम सुकून से गुजारेंगे, जो बातें हो चुकी हैं उन्होंने कर ली। मुहर्रम के 10 दिन तो एटलीस्ट बड़े ये सुकून से गुजारने चाहिए थे, और फजील ने बताया कि इस हवाले से पेशरफ्त भी हुई है। एक छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। एक दफा फिर आपको सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शिराज भट्ट। जिनकी बात हो रही थी, जिनका जिक्र हो रहा था, जिनका तज़किरा हो रहा था, उन्होंने हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम अंजुमन ताजरान साबिक चेयरमैन अमीन भट्ट साहब। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपकी बात हो रही थी काफी देर से, हमने कहा आपको भी ज्वाइन करें, मेहरबानी। आपसे भी बात करें और बराह रास्त पूछें कि मामला हुआ क्या है। जी। और एक ऐसी जमात जिसको मैं खुद देखता आ रहा हूं साल 2014 से, तो मैं देख रहा हूं और तब से लेके अब तक आप चेयरमैन हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह सरपरस्ते आला थे पहले असलम भली साहब, फिर वो सदर हो गए। जी जी। और ये जमात एक ऐसी मजबूत जमात है जिसका मेंबर, जिसकी कोर कमेटी का कोई भी मेंबर आज तक ना छोड़कर गया है, ना कभी वो अपनी जगह से हिला है। तो अचानक ये जमात थोड़ी सी हिलती है और पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज भट्ट साहब, शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया है बताने का कि कल क्या हुआ है, परसों क्या हुआ है। असल में बात यह है कि मैंने हमेशा बड़ों की इज्जत की है। बड़ा कोई भी हो उसकी इज्जत करता हूं मैं और इंशाल्लाह करता रहूंगा भी। लेकिन जब कोई बड़ा को समझ नहीं ना आती, फिर उनको समझाना पड़ता है। तो बात इस तरह हुई है कि जो मियां मनान साहब हैं, हमारे बल्ली साहब हैं, एक काफी महीनों से ना मेरी इज्जत से जेलस हुए थे, क्योंकि मैं हर वक्त 24 घंटे मैं लोगों के काम करता हूं, चाहे कोई ताजर हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई हमारा इलाके का वोटर सपोर्टर क्यों ना हो, तो उसको मैं 24 घंटे सर्विस देता हूं। और मैंने अपने कारखाना बाजार में इसी काम के लिए दफ्तर ही खोला हुआ है। यहां पे मैं कारोबार नहीं करता, सिर्फ लोगों के काम करता हूं। मुझे बताएं कि किसने ऐसा दफ्तर खोला है जहां पे अवाम का आना जाना हो। तो जो मियां मनान साहब हैं, उनको काफी लोगों ने समझाया था कि आप चंद आउटसाइडर ताजरों के पीछे ना जाएं, जो हकीकी ताजर हैं उनकी बात सुने। लेकिन उनको समझ नहीं आया। उन्होंने उनके पीछे लग के तो परसों नोटिस भेज दिया, बल्कि वो प्रेस रिलीज भेज दी कि हमने या मैंने चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान को निकाल दिया है। सावधारा कि मुझे भी इन्होंने धचका लगाया, जो कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि चेयरमैन तो मैं हूं। मियां मनान साहब के पास ये पावर नहीं है। सरपरस्ती आला के पास ही पावर नहीं? बिल्कुल नहीं होती। ये चेयरमैन के पास होती है पावर। ये जो ओहदा है सरपरस्ती आला का, ये एक आजादी ओहदा है। सिर्फ ये होता है कि ये बड़ा है, हम इसको बड़ा समझ के इसकी इज्जत करें, और उसको भी चाहिए कि वो बड़ा समझ के हमसे इज्जत करवाए। तो उन्होंने किसी से, और फैसलाबाद में शहर में किसी ताजर को इत्मीनान में नहीं लिया, किसी से मुशावरत नहीं की कि भी ये मैं काम करने लगा हूं, कर लो। उन्होंने बगैर मुशावरत के काम किया, और जब लोगों को पता चला तो यकीन करें तमाम ताजर मेरे दफ्तर पे आ गए। उन्होंने कहा कि यार भट्ट साहब ये क्या किया है, काम हमारे आप करते हो। मियां मनान साहब तो जब भी कभी ताजरों को कोई मुसीबत पड़ी है, जब कभी किसी के साथ मसला बना है, तो आप हमारे काम करते हैं। तो ये कौन होते हैं ये आपको निकालने वाले? तो उसके बाद हमने भी कानूनी तौर पर हम अपने दोस्तों से मशवरा किया कि जो मियां मनान साहब ने ये काम किया, क्या वो कर सकते हैं? उनका बिल्कुल नहीं भट्ट साहब कर सकते। उसके बाद फिर मैंने तमाम ताजरों से मशावरत करके, उनसे पूछ के, उनको इकट्ठे करके एक घंटा घर में ओपन फैसला किया है कि मियां मनान जो सरपरस्त से आला थे, अब वो सुप्रीम का हिस्सा नहीं रहे, और बल्ली साहब और सुप्रीम का हिस्सा नहीं रहे। उनको निकाल के उसके बाद ये भी मशवरत की कि फिलहाल सुप्रीम को मुअत्तल कर दिया जाए। तो कल से सुप्रीम मुअत्तल है। उसके बाद तमाम ताजरों ने जितनी भी ताकत थी सुप्रीम की, फिलहाल उन्होंने कहा कि भट्ट साहब आप हमारे सरपरस्त हैं, आप हमारे चेयरमैन हैं, आप ही हमारे सदर हैं, आप ही हमारा
सुप्रीम का सब कुछ है। तो फिलहाल मैं चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान दोबारा बन गया हूँ। इंशाअल्लाह मैं पहले भी 24 घंटे सर्विस देता हूँ, अब भी मैं 24 घंटे सर्विस दूंगा। मैं आपको ये बात बता दूँ, ये आपके चैनल पे, कि मैं जो भी उहदा मुझे मिलता है मैं आवाम के काम के लिए सर्व करता हूँ। मैं बिल्कुल कभी भी ये ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह मियां इमरान साहब हैं, जब MNA नहीं थे उस वक़्त वो मेरे जैसे ही थे, और माशाल्लाह वो रबती हैं। जब मियां मनान की टिकट पर, जब मियां नवाज शरीफ की टिकट पर वो MNA बने, उसके बाद उन्होंने अवाम के काम नहीं किए। ये समझ नहीं आती कि ये बिलाल जमात एक सियासी पार्टी को सपोर्ट करने वाले, एक जगह रहने वाले, तकरीबन एक नौयत के कारोबार करने वाले, ये इख्तलाफात पैदा कैसे हो जाते हैं? अच्छा, मैंने वो पहले भी आपको व्हाट्सअप मौजूद नहीं थे, मैं कहा जो लोग इख्तलाफात दिलवाने वाले थे, मेरे ख्याल में भड़ों को सुलह करवानी चाहिए थी। और मैं मियां मनान साहब या असलम भली साहब से एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता ये चीज़ें इस हद तक भी, ये चल तो व्हाट्सअप में सही का 2-3 माह से रही थी, लेकिन भली साहब से हमने डिस्कस की ये मामला इतना बड़ा है नहीं, काउंटर हो जाएगा। व्हाट्सअप ने 2-3 बार हमसे इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब वो हो क्या जाएगा वो हमें ये नहीं पता था कि इधर को हो जाएगा। तो ये, और फिर एक व्हाट्सएप इसमें बड़ी कीमती जो चीज़ है बताने वाली, वो ये है कि मियां मनान साहब पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। मेरे ख्याल में उनको अभी भी इसके ऊपर वाइज डिसीजन लेना चाहिए कि अलाइड ग्रुप ऑलरेडी उनके खिलाफ है, सिक्का ग्रुप ऑलरेडी खिलाफ है, अब सुप्रीम अंजुमन ताजरों, वो उनका अपना ग्रुप था ताजरों का, और उनका हल्का जो है उसके अंदर ताजरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें कोहिनूर आता है, सूसान रोड आता है, मुख्तलिफ इलाके आते हैं। अच्छा, मैं बिलाल यहाँ पर एक चीज़ मेंशन लाजमी करना चाहूँगा कि हमारे टेलीविज़न इस वक्त, हमारा जो शो, अगर सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भली साहब और इसके अलावा मियां अब्दुल मनान साहब भी अगर देख रहे हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तासुर ना जाए ना कि हमने सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप को मदऊ किया है, आप लोगों को मदऊ नहीं किया। हमारा कतन ये मकसद नहीं था। आप अगर कॉल करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, अपना स्टांस पेश करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो आ रहा है, और इस नंबर पर आप कॉल करके जो है वो बराह रास्त इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं, अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारा इस वक्त जो मिशन है वो यही है कि ये मामला जो है ना बेहतर तरीके से, खुश उसलूबी के साथ हल हो जाए, ना कि हम चाहते हैं कि ये डिस्पर्स हो जाएं और तमाम ताजर जो है ना वो अलग अलग हो जाएं, अपनी अपनी दुकान पर हो जाएं, ताजर सियासत खत्म हो जाए। 8 बाजारों में ताजर सियासत अगर चल रही थी तो व्हाट्सएप मेरे ख्याल सुप्रीम अंजुमन ताजरान की चल रही थी। मैं शराज भट्ट भाई आपको ये क्लियर बात कर दूं, सियासत उसकी चलेगी जो आवाम को टाइम देगा। मेरे पास 24 घंटे टाइम है, और आज जो कह रहे हैं ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान बनाई थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे जवेद जफर साहब को, वो थे, मैं था, और लकड़ा वाले गोल के अजीजुर रहमान जट साहब से, और भली साहब भी मौजूद थे। ये 4 बंदे हमने बैठ के ये बनाई थी। उसके बाद जब मैं डिप्टी मेयर बना, हमने काम किया, लोगों के काम आए, तो आज सबसे बड़ी तंजीम बनी। लेकिन ये ना बात करें कि ये खत्म हो जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं, इंशाअल्लाह मैंने वक्फ किया हुआ है कि जब अमीन भट्ट जिंदा है तो इंशाअल्लाह ये सुप्रीम भी जिंदा रहेगी, ये नून लीग भी जिंदा रहेगी, और मेरा जो राणा सनावला है, जो मेरा बड़ा भाई है, जो मेरी सरपरस्ती करते हैं, उन्होंने सिर्फ मुझे यह कहा हुआ, भट्ट साहब आपने किसी से ज्यादती नहीं करनी, काम करें मैं आपके साथ हूं, मेरिट का काम करें मैं आपके साथ हूं। इंशाअल्लाह मैं मेरिट का ही काम करता हूं। देखें, एक मैं छोटा ताजर हूं, ये कोई गुनाह है? अगर मैं गरीब आदमी हूं, गरीब ताजर हूं, और गरीब जो छोटे ताजर हैं उनका मैं काम करता हूं, तो ये कोई गुनाह है? तो इंशाअल्लाह मैं छोटा ताजर हूं, और छोटा ताजर बन के ही मैं अपने ताजरों की खिदमत करूंगा। ये हमारी सुप्रीम खत्म नहीं होगी, ये सुप्रीम मेरी है, ये सुप्रीम जवेद जफर की थी, उनका बेटा मौजूद है, उनका बेटा मौजूद है, हम सब मिलकर। आप, मैंने कल बताया नहीं है, मैंने कल पावर शो नहीं की, तमाम ताजर आए हैं। हालांकि मियां मनान साहब ने लोगों को रोका है, बल्ली साहब ने लोगों को रोका है, उन्होंने कहा बल्ली साहब और मियां मनान साहब आप रोकने के लिए आ रहे हैं उस शख्स के लिए जो रात दिन हमारे लिए काम करता है। बिल्कुल हम मीन भट्ट के साथ हैं,
अमीन भट्ट के साथ हैं, अमीन भट्ट हमारे साथ है। जब दुख सुख का मसला आता है, जब कोई मुसीबत आती है, तो अमीन भट्ट 1-5 की तरह हमारे पास आता है। आज हमने भी 1-5 की तरह अमीन भट्ट के पास चले जाना है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम चौधरी हफीजुल्लाह खान, चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल चौधरी हफीजुल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। मेरा बात साहब से क्वेश्चन है, आई फील सॉरी टू से दैट बिकॉज आई विल गो इन पंजाबी। श्योर पूछिए पूछिए। हाँ जी, मेरा अमीन भट्ट साहब ਲਈ क्वेश्चन है कि मैं चेयरपर्सन हाँ जी यूनाइटेड ग्रुप का चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰ ਦ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਤਾਜਰ ਐਂਡ ਫਾਰ ਦ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਦੇ ਆਰ ਦ ਲੂਟਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦ लूटर्स। मेरा एक क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह खान मौजूद थे हमारे साथ, चेयरपर्सन यूनाइटेड ग्रुप से, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। बल्ली साहब के हवाले से सवाल है जी, और क्या कहते हैं आप इस हवाले से? भट्ट साहब, मैं उनका जवाब ये देना चाहता हूँ कि बल्ली साहब को मैं नहीं चिमटा, मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ। बल्ली साहब एक सरमायादार आदमी है, तो उनको शुरू से हमने सदर बनाया। पहले वो सरपरस्त आला थे, जवेद जफर साहब फौत हो गए, उसके बाद वो सदर बन गए। तो जिस तरह मैंने कल भी बताया कि बल्ली साहब बेसिकली चीनी का कारोबार करते हैं। चीनी के कारोबार में उनके ऊपर पर्चा भी हुआ, FIA वाले उनको पकड़ने भी आए थे, तो पकड़े नहीं गए वो। तो बात यह कि मैंने कल FIA से और DCO साहब से और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जो बल्ली साहब के ऊपर FIA का पर्चा हुआ है चीनी माफिया का, पाकिस्तान में 6 बड़े मगरमच्छ हैं जो चीनी को स्टॉक करते हैं। चीनी अच्छा, को मैं यहीं से गुफ्तगू आगे से सिलसिला जोड़ूंगा, लेकिन एक छोटा सा बट सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ, रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शहराज भट्ट, और हमारे साथ इस वक्त अमीन भट्ट साहब भी मौजूद हैं, बिलाल डोगर भी मौजूद है हमारे स्टूडियो में, और इसके साथ हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कॉल पे हाजी असलम बल्ली साहब ने। बल्ली साहब अस्सलाम वालेकुम। बल्ली साहब कैसे हैं आप? बल्ली साहब, आपकी आवाज इस वक्त पूरा फैसलाबाद सुन रहा है, अमीन भट्ट साहब सुन रहे हैं, और मेरे साथ बैठे बिलाल डोगर भी सुन रहे हैं। और एक वो तंजीम जिसने फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के ताजरों के लिए, फैसलाबाद के वर्कर्स के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा के काम किया, और आप और अमीन भट्ट साहब और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जवेद जफर साहब और इन तमाम लोगों ने यूनानिमसली मिल करके इस तंजीम के लिए जो है वो सर तोड़ कोशिशें की हैं। और लेकिन आखिर में हम देख रहे हैं कि ये तंजीम में थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ होती है, और पूरी की पूरी तंजीम जो है वो हिल कर रह जाती है। और वो थोड़ा सा मसला अचानक इतना बड़ा किस तरह बन गया, और ये क्या हुआ कि ये अचानक से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उससे पहले कुछ ऐलानात होते हैं। ये किस तरह जा रही है ताजर सियासत फैसलाबाद शहर की? डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है कि सारे का सारा मसला ईगो का है, और ये जो हमारे अंदर की ईगो है ना, ये बदकिस्मती से हमारे अंदर से जा नहीं रही। ये 2-3 माह से कोशिश तो की बहुत ज्यादा, बहुत सारे दोस्तों ने, लोगों ने, कि ये मामला जो है ये ठीक हो जाए, मगर और उसमें 15 दिन 20 दिन का 2-3 मरतबा एक दूसरे दोनों ग्रुपों को टाइम भी दिया गया कि आप इसको अपने मामला को ठीक करें और इन दिनों में कोई किसी किस्म की एक्टिविटी ना करें ताकि टेबल पे बैठ के इसको सॉल्व किया जा सके। मगर बदकिस्मती कह लें, ताजरों की कह लें, तंजीम की कह लें, मेरी कह लें, और इस पूरे सेटअप की कह लें कि वो दोनों ही तरफ से, दोनों ही ग्रुपों की तरफ से, जो दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, उन्होंने हमारी बात को तस्लीम नहीं किया, और किसी भी जगह पे
किसी भी मुकाम पे उन्होंने हमारी बात को अहमियत नहीं दी। हाँ, अभी जो मैं सुन रहा था ये वक्फे से पहले डॉक्टर साहब ने जो मेरे मतलब कहा है, मैं इन पर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो वज़ीर आला को और दूसरों को कहा कि बल्ली को पकड़े। अल्लाह इनका भला करे भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मामला वैसे इनको पता नहीं है कि वो अदालत में मामला है और अदालतें हम भुगत रहे हैं, और वो जो मुरवजा तरीकेकार है पाकिस्तान के कानून का, उसके मुताबिक वो मामला चल रहे हैं। मैं किसी से भागा हुआ नहीं हूँ, मैंने जमानत भी करवाई थी, मैंने उसको पेश भी किया है, पेश कर भी रहा हूँ, और SBR जो है उसमें भी मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो निकाली हुई है और वो भी हम पेश कर रहे हैं। ये तो सारे मामला होते हैं कारोबारी, उनके ऊपर नजर रख के फिर मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। मीडिया पे इस तरह किसी को उसके ऊपर इल्जाम की बुछाड़ करना ये मुनासिब नहीं है। ना मैंने आज तक किसी पर इल्जाम तराशी की है, ना मैं करूंगा, और ना मेरे ये खून में या मेरी सरिश्त में शामिल है। मैं बड़ा हम्बल तरीके से मामले को लेता हूँ, ना मैं लड़ाई करने वाला आदमी हूँ, ना मैं झगड़ा करने वाला बंदा हूँ, ना मैंने करना है। ये ताजर सियासत अगर हम खिदमत के लिए करें तो यही बेहतर है, और अगर हम अपनी ईगो के लिए करें तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, असलम भली साहब बहुत ही खिंदा पेशानी के साथ उन्होंने जवाब दिया है। तो अमीन भट्ट साहब उन्होंने कहा कि ये सियासत जो तायरों की है, तायरों के हवाले से करनी चाहिए, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ बली साहब से, आप बल्कि ऑफ रिकॉर्ड भी मुझे ये कह रहे थे कि बली साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम अंजुमन तायरा ने कि आपने सदारत लिया है, ये तायरों की खिदमत के लिए ली है, इसलिए नहीं ली कि मैं कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा कारोबार करूं जिससे सुप्रीम अंजुमन तायरन की वजह से किसी को फायदा हो। तो मैं बली साहब की बड़ी इज्जत करता था, इसलिए करता था कि ये किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनते थे। ये मुकम्मल तौर पर साजिश का हिस्सा बने, इसलिए बने कि ये कहते हैं ना कि मैंने कोशिश की, कोई कोशिश नहीं की इन्होंने, बल्कि इन्होंने शह दी है उन लोगों को जिनका तायरों के साथ तल्लक भी कोई नहीं है। मैं मियां असलम आसद साहब का नाम इसलिए कोट करना चाहता हूं, और जो हाजी नईम साहब हैं फूड बोर्ड के, उन्होंने मुझे घर बुलाया, उन्होंने मेरे साथ कहा कि भट्ट साहब हमने जोर लगा दिया है, ये जो बल्ली है, ये फलां है, ये उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं बिलाल डोगर से भी सवाल करना चाहूंगा। बिलाल, कुछ मामला खुश उसलूबी से हल नहीं हो सकता? क्या दोबारा चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती? मैं वेट कर रहा था कि अगर आप मेरी तरफ आए, मैं भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ऑन रिकॉर्ड भली साहब के सामने, देखें याराना रहा है, दोस्ती रही है, और आज की नहीं है, साल मैं भट्ट साहब आपके मुंह पे कहूंगा ना, इल्जाम ये नहीं बनता नहीं, मतलब वो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए नहीं, इल्जाम नहीं है, FIR उनके ऊपर। देखें मेरी बात इल्जाम है, ये यार नहीं यारों को करते होते, यार लेकिन उनकी कॉल सुने ना, उन्होंने कितने खुशखुशी से बात की। ये बात नहीं है। अब ये आता का मकाम है, तो अब ये इतनी ये बयान आने शुरू हो गए। मेरी बात सुने जरा पूरी। मैंने इस पे आपको गलत कहा, तो दूसरी तरफ मैं भली साहब को गलत, इसलिए मैं अब पॉइंट पे आऊंगा। भली साहब, पहले तो आपने कानूनी तौर पर नोटिस नहीं भेजा कोई भी, आप सदर थे, सेक्रेटरी थे, सरप्रस्त जो ऑलरेडी सरप्रस्त आला है वो कुछ नहीं कर सकता, वो चेयरमैन को नहीं हटा सकता। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कानूनी पॉइंट पे बोल रहा हूं। आप एक नोटिस भेजते, अगर आपने इनको निकाला था, फिर दूसरा बंदा पार्टी के अंदर मौजूद क्यों है? और भट्ट साहब आपको सबसे फनी बात बताता हूं, जो दूसरा बंदा जिसकी वजह से लड़ाई है ना, कल जिशान जफर ने पोस्ट लगाई, उस बंदे ने पोस्ट लाइक की हुई है, और अब मैं असलम भली साहब कहता हूं वहां तो पूछ लो जाके उन्हें पोस्ट क्यों लाइक की थी है। वो आपने इनको जमात से निकाल दिया, पोस्ट क्यों इनकी लाइक कर रहे हैं फेसबुक पे? मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि मैं उस पोस्ट के टैग था। कुछ लोग होते हैं दोनों जगह बना के रखने वाले। अब बुरा कौन बन रहा है? असलम भली और अमीन भट्ट, दोस्ती इनकी टूटी है, इल्जाम तराशियां इधर से शुरू हुई हैं, ज्यादती उधर से भी हुई है, इधर से हो रही है। ठीक है, बहरहाल मैं हमारी और बिलाल डोगर की हमारा मकसद सिर्फ यही था, हमारा मकसद कतन नहीं ये था कि हम कोई मजीद लड़ाई को बढ़ाएं। आप देखें कि हमने एक स्टूडियो में बैठ के असलम बली साहब को भी लाइन पे लिया, और साथ में अमीन भट्ट साहब भी हमारे साथ बैठे हुए थे, और हमने चाहा कि इस मामले को खुश उसलूबी से हल किया जाए, इसका कोई मुस्बत रिजल्ट निकले, इसका कोई मुस्बत नताइज निकले, ताकि मामला बेहतर तरीके से चल सके। क्योंकि फैसलाबाद में इस वक्त जो 8 बाजारों की नुमाइंदगी करने वाली कोई जमात वापस नहीं रही है, बाकी नहीं रही है, तो ये बड़ा जरूरी है, कोई एक तंजीम होनी चाहिए जो, और उम्मीद करते हैं मामला जो हैं
वो खुश उस्रूबी से हल हो जाएं, हमारी यही दुआ है। मैं अमीन भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल डोगर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं असलम वली साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर खास तौर पर बात करें आज के मौसम के हवाले से, तो मौसम की सूरत हमने आपको बताई, ताजिर सियासत की मौसम की सूरत हाल भी आपको हमने बताई। लेकिन अब कुछ हम सॉफ्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि हार्ड न्यूज़ बहुत हो चुकी है। और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं आज के भाव। आज के भाव बताने के लिए सब्जियों के और फ्रूट्स के, फलों के, और खास तौर पर बात करें इनकी कीमतों के हवाले से, जो उतार चढ़ाव है उसके हवाले से, उसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद बिलाल डोगर। तो मोहम्मद बिलाल डोगर साहब बताएगा क्या रेट्स हैं आज के? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं, सतह इस मौसम के अंदर जो उस पर बरकरार है। मौसम सरमा के अंदर इससे भी ज़ायद कीमत होती है, लेकिन मौसम गर्मा की ये बुलंद तरीन सतह है। अगर बात करें सब्जियों में मामूली उतार चढ़ाव है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। आलू 75 रुपये किलो है, प्याज 42 रुपये किलो, टमाटर 110 रुपये किलो है। अदरक इंडोनेशिया 820 है, अदरक जो थाईलैंड है वो 890 रुपये किलो पे बरकरार है। लहसुन चाइना 340 पे है। करेला 5 रुपये सस्ता हुआ है 125 से 120 का। घिया कद्दू 11 रुपये सस्ता हुआ है 45 से 34 रुपये किलो। मटर सब्ज 20 रुपये सस्ते हुए हैं 290 से 270 रुपये किलो। पालक 5 रुपये सस्ती हुई है 65 से 60 रुपये किलो। धनिया 5 रुपये महंगा हुआ है 265 से 270 रुपये किलो। सेब गाचा 200 रुपये पे है, 210 रुपये किलो है। केला 160 रुपये दर्जन पे बरकरार है। गर्मा 90 रुपये किलो है, खुबानी 190 है। अंगूर गोला 220 है, फालसा 150 है। आड़ू 170 रुपये किलो पे बरकरार है। जामुन 5 रुपये सस्ते हुए हैं 145 से 140 रुपये किलो पे आ गए हैं। आम अनवरटोर 170 है। आम सिंदड़ी 130 है। आम चौंसा 140 है। आम दुसहरी 120 है। आम फजरी 80 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन और दादोशुमार जो हैं अगर देखें तो इस हफ्ते के अंदर बहुत मामूली सा फ़र्क जो है हर चीज़ में नज़र आ रहा है, लेकिन ब्रायलर मुर्गी के ऊपर ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल जो है इस हफ्ते के आगाज़ से ब्रायलर मुर्गी का गोश्त कम हो रहा है, जो कि खुशाइंद है। आने वाले दिनों में मज़ीद कीमत कम होती है तो आवाम की पहुँच में सस्ता प्रोटीन नज़र आएगा। जी थैंक यू सो मच। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि आज के भाव सब्जियों के और फ्रूट्स के जो हमें बता रहे थे। और मुझे महसूस ही हो रहा था कि जैसे सोने और चांदी के भाव बता रहे हैं। इस हद तक कीमतें जो है बढ़ गई हैं। तो चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, जैसे मैंने पहले बताया कि ताजिर सियासत के हवाले से और हार्ड न्यूज़ के हवाले से तो बहुत गुफ्तगू हुई है, सॉफ्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और आज हम थोड़ी सी खेलों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फैसलाबाद शहर के अंदर खेलों की एक्टिविटीज़ क्या हैं और किस तरीके से इसको फ़रोग दिया जा सकता है, और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और इन सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा कैसे होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है द वेरी टैलेंटेड अली रज़ा साहब, जो कि हमारे रिपोर्टर भी हैं, इंटरटेनर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, और साथ में कैमरामैन भी हैं। बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती है। वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और गुड माशाल्लाह, तगड़े चल रहे हैं। अच्छा अली, मुझे बताएगा कि आप खेलों को और खेलों की सरगर्मियों को कवर करते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा फैसलाबाद शहर के अंदर कुछ क्या गहमागहमी देख रहे हैं, किस तरफ रुझान खेलों के सेक्शन में ज़्यादा है? देखिए, रुझान जो है खेलों का, ये ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को और ख़ासकर स्कूल लेवल से बच्चों को जो है वो खेलों के मैदान की तरफ लेके, लेकिन बदकिस्मती से फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने शायद वो क्या कहते हैं पंजाबी में सत्तू पी लिए, कि उनका इस तरफ जो है ध्यान ही नहीं, उसको अपनी जॉब का हिस्सा नहीं समझते। अब मैं फैसलाबाद कमिश्नर फैसलाबाद की ही अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 3 से 4 माह उनको हो चुके हैं, वो यहाँ पे आई हुई हैं। जश्न बहारा फेस्टिवल के बाद 2 माह से ज़ायद हो चुके हैं जो मैंने देखा है कि उन्होंने एक भी खेलों की एक्टिविटी नहीं करवाई, मतलब जिसमें किसी का इफ्तिताह कर दिया हो। हमें ये हो कि जी चले आपने कोई इवेंट तो नहीं करवाया, तो कम अज़ कम ये तो है कि आप बतौर मेहमान खुसूसी कहीं पे आई हैं और वहाँ पे आपने इफ्तिताह किया हो। गुज़िश्ता दिनों एक फ़ोटो सेशन करवाया गया सिर्फ हॉकी स्टेडियम के ऊपर, जहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफिंग ली गई। उससे पहले जो है वो वहाब रियाज जो थे, क्योंकि उनकी गाइडेंस थी कि यहाँ पे जो है वो पानी दिया जाए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आप अपनी फ़ोटो सेशन करवाने के बाद कमिश्नर साहिबा उसके बाद फिर चली गई
और अभी तक वहां पे जो है वो पानी नहीं दिया गया। आस्ट्रोटर्फ मुकम्मल तौर पर जो है वो ठेकेदार की जानब से तैयार कर ली गई है सिटी 41 की कावज से। मॉर्निंग शो में भी इसको उठाया गया इस बात को, जिसके बाद उन्होंने उसको आस्ट्रोटर्फ को अपने बेतौर काम कर दिया। अब बात खत्म होती है पानी पे। अभी तक हॉकी स्टेडियम में जो है वो पानी नहीं लगाया गया। ये जो तमाम चीजें छोटी छोटी मैं बता रहा हूं। अब कबड्डी के दफ्तर की बात करें, एसोसिएशन का है, फैसलाबाद में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला जो खेल है और लोग पसंद करते हैं वो कबड्डी है। और कबड्डी का जो ऑफिस है उसको भी गुज़िश्ता रोज जो है वो सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बस ये ही मसाइल हैं लोगों के और प्लेयर्स के, खास करके जिले इंतजामिया खेलों के अंदर क्यों नहीं आ रही, क्यों इनको सपोर्ट नहीं कर रही। हमारे फंड जो है वो जो पड़े हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो बर्बाद, पूरा साल वैसे पड़े रहते हैं और दोबारा वो वापस चले जाते हैं। जब तक आप खेलों की तरफ लेके नहीं आएंगे, आप बच्चों को घर से निकालकर, मोबाइल से निकालकर, और बर्गर बच्चे अगर आपने बचाने अपने बर्गर बच्चे ना बने तो उनको मैदान की तरफ लेके आना। तो खेलों की तरफ इंतजामिया को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हमारे जो सूबाई मिनिस्टर हैं खेल के, वहाब रियाज, उनकी जानब से भी एक ऐलान किया गया कि नेशनल प्लेयर जो गेम होगी उसमें बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले जो स्पोर्ट्स बोर्ड के बच्चे होंगे उनमें जो है वो इनामात दिए जाएंगे। लेकिन ये भी बड़े अफसोस की बात है, वो सिर्फ एक वीडियो की मैसेज तक रहा। अभी तक किसी भी बच्चे को कुछ भी जो है वो ऐलान में नहीं दिया, जिसमें 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का ऐलान किया गया था। लेकिन बच्चे मायूस है। आप मुझे बताएं, जब ऐलान करने के बाद बच्चे मेहनत करने के बाद जीत कर आते हैं, उनको अगर उनकी प्राइज कीमत नहीं मिलेगी, उनको कुछ नहीं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से खेलों की तरफ जो है वो आएंगे। और वो जारी बात है, खेल छोड़कर वही फिर मोबाइल के ऊपर गेम शेम खेलेंगे। उनको लगा यही वजह है कि हम देखते हैं कि ये जिस पर्सपेक्टिव में अली बात कर रहे हैं ना, वो ये पर्सपेक्टिव है कि हमने देखा है कि भारत ने अपने खेलों को किस हद तक जो है वो प्रोमोट किया है कि उन्होंने अपने जो प्लेइंग फिगर्स हैं, मैं बात करता हूं जैसा मिल्खा है जो रनर थे, और वो हमारे यहाँ भी कितने सारे रनर गुजरे, लेकिन हमें नाम भी मालूम नहीं। लेकिन हमें इसलिए याद है मिल्खा क्योंकि भाग मिल्खा भाग के नाम से मूवी बनी और उसके ऊपर बकाया तौर पर बुक्स भी लिखी गई। और ये हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है। ये होना चाहिए कि एक पब्लिक फिगर जो बन जाता है, खासतौर पर प्लेइंग पब्लिक फिगर जो होता है, एक प्लेयर जो होता है, उसके ऊपर उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। उसको हाईलाइट किया जाएगा, उसके ऊपर बुक्स लिखी जाएगी, उसके बारे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, उसके ऊपर मूवीज बनेगी, लोगों को पता लगेगा कि उसकी स्ट्रगल क्या थी। हम लोग तो देखते हैं जी मैच अच्छा नहीं खेला, मजा नहीं आया। हम ये नहीं देखते उसे मैच कई अच्छे भी खेले हैं, उसके पीछे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी बहुत मेहनत है। कि हमारे जो स्नूकर प्लेयर हैं आसिफ अली, वो कैश प्राइज उनको दिया गया, बड़ा ऐलान किया गया हुकूमत की जानब से, उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ये वो बेचारा 2 चेक अभी तक लेकर बैठा हुआ है, जो अभी तक जो उसे पैसे नहीं मिले। ये तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और वो बेचारा दर बदर की ठोकरे, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास, मेरा चेक कैश नहीं। और क्या हाई क्रिएट हुई थी जब वो, और क्या वो वर्ल्ड चैंपियन है हमारा। और अभी भी वो जो है वो दूसरी कंट्री में, मेरा ख्याल है इन दिनों वो कनाडा और दुबई में भी खेल रहा है। वो एशिया लेवल की गेम करके विन करके आ रहा है। लेकिन यही वजह कि शायद अली मेरे ख्याल में आप एक्नॉलेज करेंगे ओलंपिक्स में हम नहीं हैं, शायद यही वजह है कि हम ओलंपिक्स में तक नहीं जा पाए हैं। उसकी वजह ये हम अपने खेलों को प्रमोट नहीं करते हैं। हम अगर फ्रॉम द होम, आपके घर से शुरू होती है हर चीज। हम अगर सोचते हैं कि जिला इंतजामिया लेवल पे हम अगर खेलों के मैदानों को आबाद नहीं करते हैं, वहां पर सहूलियात फराहम नहीं करते हैं। मैंने हॉकी स्टेडियम में भी देखा था, एक कोई मैदान बना, उसके ऊपर पैसे बहुत लगे लेकिन वहां कुछ भी एक्टिविटीज नहीं होती। वो अभी तक नहीं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कमिश्नर साहिबा ने अभी तक वहां पे पानी नहीं पहुंचाया। इनकी जिम्मेदारी है जिला इंतजामिया की। अगर वहां पे पानी दूसरा लगाया जाएगा, जो कितने पैसे लग गए हैं, वो 12 करोड़ और कुछ पैसे में वो आस्ट्रोटर्फ तैयार की गई है। और उस आस्ट्रोटर्फ को पहले बनने से पहले तो वो खराब होगी इंतजामिया की नाअहली की वजह से। अब वहां पे अगर उन लोगों ने, जो ठेकेदार है, जो हमने कावश की सिटी 41 ने, उसके बाद अगर वो आस्ट्रोटर्फ लगा दी गई है, अब वहां पे पानी नहीं दिया जा रहा। अगर पानी ना दिया जाएगा आस्ट्रोटर्फ को तो बर्बाद हो जाएगी। जारी बात है, गर्मी है, धूप के बायस जो वो खराब हो जाएगी। अच्छा, वो तो होगी बाहर वाली बात। अगर आप हम हॉकी स्टेडियम के अंदर की बात करें, जहां पे आस्ट्रोटर्फ है, उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है कि वहां पे आस्ट्रोटर्फ को जो है वो लगाया जाए और स्टेडियम की हालत जो है वो बेहतर किया जाए। आप भी मेरा ख्याल वहां पे जाते हैं, मुझे ये बताएं कि वहां पे किसी भी जगह पे लगता है कि जिला इंतजामिया जो वहां से अन्य इकट्ठी कर रही है, या एफटीए के अंडर आ रहा है, या फिर जो हमारी जिला इंतजामिया को पैसे वो किराए की सूरत में मिल रहे हैं हॉकी स्टेडियम में, क्या वो कभी लगे हॉकी स्टेडियम पे? कभी हॉकी स्टेडियम की हालत को बदला गया? और कुछ ना करवाएं, कम अज कम आप वहां पे पेंट करवा दें,
देखने में तो अच्छा लगे कि यार ये हॉकी स्टेडियम है, वहां तो नाम आप पेंट कराते हैं, आप नीचे खड़े हो जाए, पता नहीं होता कब ये ढांचा जो है वो गिर वो जाएगा। है हॉकी स्टेडियम, लेकिन वहां पे मुख्तलिफ तकरीबात हो रही होती है, कोई स्कूल्स की तकरीबात हो रही है, कभी कोई तकरीबात हो रही है। इसी वजह से वो उन्होंने relevant इकबाल स्टेडियम का तकरीबात बेड़ा होती गर्क नहीं किया, यही वजह बनी इंतजामिया की जानिब से इकबाल स्टेडियम का बेड़ा गर्क किया। आप इकबाल स्टेडियम में बैठे हैं, अगर बात करें तो वहां पे जब इंटरनेशनल मैच आप यहां पे नहीं करवाएंगे, बड़े लेवल के इवेंट नहीं करवाएंगे, तो वहां पे स्कूल इवेंट होते हैं। जब स्कूल इवेंट हो गए तो इतनी मेहनत करने के बाद ग्राउंड को इकबाल स्टेडियम को तैयार किया हो, 10 विकेटें तैयार की हो, उसके ऊपर जो है वो टीचर अपने चप्पलें लेकर, और वो जो अभी मैं कुछ 2 दिन पहले एक टूर्नामेंट कवर करके आया हूं, और वो टूर्नामेंट था किसी एक छोटे से गांव के अंदर, और उस गांव के अंदर उस टूर्नामेंट में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और हालांकि बहुत वो बड़े लेवल के ऊपर टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन वो बड़ा एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। उन्होंने बच्चों को एक्टिविटी करवाई, बच्चे खेल रहे हैं और पसीना आ रहा है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। उन्हीं में से वहाब रियाज निकलेगा, उन्हीं में से सचिन तेंदुलकर लोग बनेंगे, उसी में से जो है वो इंजमामुल हक बनेंगे। ये इन जगहों पे ही पैदा होते हैं, वो हीरे पैदा होते हैं जो आगे चल करके अपना नाम बनाते हैं। बड़ा जरूरी है। अली रजा हमारे साथ मौजूद है। अली, होना क्या चाहिए फैसलाबाद में सब? अच्छा, अभी अली आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त बड़ा कलील है, वरना मुझे अभी आपसे बहुत सारी डिस्कशन करनी थी, तो सदाकत भी हंस रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। उनका तारुफ आपको करवाता हूं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हबीबुर रहमान, जो कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद है, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो एजुकेशन में हमेशा रही। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, एजुकेशन सेक्टर की तरफ आना आपकी अपनी ख्वाहिश थी, घर वालों का जोर था, प्रेशर था, भाइयों की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से प्रेशर था, या एक्सीडेंटली आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। जहाँ तक आपका सवाल है कि एजुकेशन फील्ड में आना, क्या मैं अपने शौक़ से आया हूँ, या जो एक सिस्टम चलता है कि एक बंदा सोचता है मैंने ये करना है, अगर वो ना हुआ तो चलो टीचर लग जाए, यही आप सवाल करना चाहते हैं। तो मैं अब जब से, चूँकि मेरे घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला था, मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, उस्ताद थे, उनका मुतालिया का शौक़ देखते हुए वो जब सुबह उन्होंने पढ़ाना होता था तो मैं देखा करता था कि 5-6 घंटे पहले वो घर मुतालिया करते थे, फिर अगले दिन जाके पढ़ाते थे। उनके इस जो शौक़ था पढ़ाई का, उसको देखते हुए मुझे भी ये तालीम व ताल्लुम की तरफ शौक़ बढ़ा। मैंने तो अभी मैट्रिक नहीं किया था, तो मुझे याद है, चूँकि मेरी अरबी ज़ुबान में स्पेशलाइजेशन शुरू से ही रही है, मैंने अरबी ज़ुबान सीखना शुरू की थी वालिद साहब से ही। तो मुझे जब मैं एक कोर्स अरबी का करने गया, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज होता था, यहाँ पे एक अरेबिक टीचर ट्रेनर कोर्स करवाते थे। क्या एज थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरा ख्याल है मेरी कोई 15 या 16 साल एज होगी। सही। तो वो मुझे कहने लगे कि आप क्या बनना चाहते, अरबी में सवाल किया। तो मैंने उनको उस वक्त जवाब दिया था कि उरीदु अन अकूना उस्तादन फिल लुगतिल अरबिया, मैं अरबी ज़ुबान का उस्ताद बनना चाहता हूँ। तो वो फिर इसी तरह चलता गया, और एक वक्त आया, क्योंकि अरबी लैंग्वेज है और इसमें जो हमारे इस्लामियात के उलूम हैं, वो जो उसके मसादर और मराजे हैं, जो बुनियादी कुतब हैं, बुनियादी माखज़ है, वो सारे अरबी में है। इसलिए मुझको फ़ायदा हुआ तो मैंने शोबा इस्लामियात को चुन लिया। इस तरह मैं अपने, यानी बचपन से ही शौक़ था मुझे तालीम व ताल्लुम का, तो उसी शौक़ के तहत ही मैं आया हूँ और शौक़ के साथ ही चलता जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद की रोशनी में मैं यही काम करता रहूँगा, ये मेरा मिशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये शौक़ से चीज़ें होती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब के जब कोई शौक़ से अपने जो है वो इस फील्ड में, अपनी फील्ड में आता है। और मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है कि जब आप किसी काम को करते हुए घड़ी नहीं देखते,
तो वो प्रोफेशन आपका पैशन भी बन जाता है और आप उसमें कामयाबी भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ कल्चर ये बन चुका है, या तो हम माँ बाप की मर्जी से आते हैं। मेरा सवाल करने का मकसद भी ये था बिल्कुल। कि हम या तो माँ बाप की मर्जी से आते हैं, या जिस तरह से आपने बताया कि ये ना हुआ तो वो हुआ, ऑप्शन में रखा होता है वो प्रोफेशन, तो आप उस ऑप्शन को चुनते हैं कि जब हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो उसमें फिर हम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर हमारी मजबूरी होती है, हमने ब्रेड एंड बटर चलाना होता है, किचन चलाना होता है, तो उस वजह से हम उस फील्ड में काम करते रहते हैं। भाई हम घड़ी देखते हैं घर कब जाना है, ऐसे ही। और जिस काम में आप मसरूफ होते हुए आप घड़ी नहीं देखते हैं, आप वक्त का आपको इल्म ही नहीं होता कि वक्त किधर चला गया। पढ़ाते हुए आप देखते होंगे, आपका पैशन है पढ़ाना, तो आपको पता नहीं लगता होगा कि वक्त किधर गया। हमें प्रोग्राम करते हुए पता नहीं लगता प्रोग्राम किधर गया। तो ये उस फील्ड के अंदर आप बहुत ज्यादा फ्लोरिश करते हैं, और वो फील्ड आपको बहुत कुछ देती है इन रिटर्न। तो वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन आवर शो कि आपने माशाल्लाह अपने शौक से इस सेक्टर को चुना, इस फील्ड को चुना। तो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि हमारे फैसलाबाद लेवल के ऊपर भी आप चूँकि इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद भी हैं, तो कॉलेजेस के लिए, सरकारी कॉलेजेस के लिए खास तौर पर हुकूमत वक्त की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप क्या फोरकास्ट करते हैं, क्या सहूलियात दरकार हैं और क्या सहूलियात हुकूमत आपको देने जा रही है? जी, जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उनका ताल्लुक है, तो मैं तो जब से, वैसे तो चूँकि मैं अब एजुकेशनिस्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं बड़े शौक़ से, मुझे शौक़ होता है कि मैं क्लास पढ़ाऊँ, जो सीखा है वो लोगों को सिखाऊँ। और अब मेरी ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दी है, तो मैं वही काम एकेडमिक को बेहतर से बेहतर करने के काम कर रहा हूँ। और डायरेक्शन है हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर, उनकी डायरेक्शन पे हम चलते हैं। तो ये पिछले दिनों ही एक उन्होंने हमें लेटर भेजा है, जिसमें दो, जो मेरा दिल करता था कि हमारे अदारों में पहले भी चल रही थी, लेकिन पहले उस अंदाज से नहीं चल रही थी, जिनमें एक जो है वो बज़्म अदब। हाँ जी। जब हम पढ़ा करते थे तो मुझे याद है कि हर उस वक्त जुमा की छुट्टी होती थी, तो जुमे रात वाले दिन हमने पूरा हफ्ता तैयारी करनी, बज़्म अदब, तकरीरी मुकाबला, तिलावत, नात और इसी तरह जो मुबाहसा वगैरह वो करवाया जाता था। तो अब स्पेशल उनका लेटर आया है कि आपने हर हफ्ता बज़्म अदब करवाया करना है। सही। और मैं उनके इस आर्डर की रोशनी में, जिस एक हमारी ड्यूटी लगी होती है, ऊपर से हमें तरतीब के साथ कॉलेजेस के विज़िट आते हैं, जब भी मैं विज़िट के लिए कॉलेज जाता हूं तो वो जो लेटर हमने भेजा होता है वो सामने ले लेता हूं और कहता हूं कि इसकी रोशनी में आपकी क्या एक्टिविटी हैं ये मुझे दिखाएं। वो दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इसमें काम जो है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। असल में हमारे बच्चे FA FSC भी कर जाते हैं, BS भी कर जाते हैं, BA भी कर जाते हैं, लेकिन वो स्टेज पे खड़े होकर दो बातें नहीं कर सकते। बज़्म अदब से ये कुछ सीखा जाएगा और मैं रिपोर्ट लेता हूं, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है बच्चे का। और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है उस लेटर की रोशनी में। पहले भी था लेकिन पहले कम था, अब जरा जब इन्वॉल्वमेंट हो जाए प्रॉपर तरीके से तो काम बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो पीछे होते हैं, उनको कहने के साथ जब वो आगे हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो अब उस फील्ड में बहुत आगे चले जाते हैं। ये तो ढूंढना होता है हमने किसी बच्चे को कि कौन सा बच्चा है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अच्छा, बज़्म अदब का आपने बताया, इसके अलावा और कौन सी ऐसी सरगर्मियां, कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जा सकता है और क्या होना चाहिए? अच्छा, एक तो इस बज़्म अदब के साथ साथ दूसरा जो हुक्म हमें आया है हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो है लाइब्रेरी में कुतब का इजाफा और बच्चों के लिए लाइब्रेरी जाना, वहाँ से किताबें इशू करवाना और वहाँ बैठ के पढ़ना। इसका भी एक जो पीरियड है वो मुख्तस किया गया है ताकि बच्चों को कुतब का शौक़ पड़े। हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे भी चाहते हैं कि हमें मोबाइल से ही चीज़ें मिले। इस तरह ना हमें कमी आती जा रही है कॉन्फिडेंस की। हम एक पुर्जा है उसके साथ ही हम अटैच रहते हैं, हम कहते हैं जी हमने तो दुनिया जहान का इलम, कोई इलम नहीं है जब बच्चे में कॉन्फिडेंस ना आए। वो ही बच्चा जब उठेगा उसको जो है वो उसके किताब जो है ना, फिजिकली किताब जब तक उसका मुतालिया नहीं करेगा बच्चा। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर देखे हैं जो कि कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्लासेस के अंदर टॉप करते हैं, बट एट द मोमेंट दे कम एट टू द स्टेज उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नीचे हो जाता है। उनको बोलना तक नहीं आता, उनको अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाते वो कि क्या बात करनी है, मजमा देख के वो बेचारे घबरा जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस इंतहाई जरूरी है कि आप जो है वो चार लोगों के सामने खड़े होकर गुफ्तगू कर सकें, अपना मौकफ, अपना स्टांस, अपनी स्पीच को बयान कर सकें। तो स्पीच करवाना, जो तकरीरें होती हैं और इस नौयत की तकरीबात करवाई जाती है जिसमें बच्चों को मौका मिलता है कि स्टेज के ऊपर आकर तकरीर करें,
तो उसका मकसद यही होता है कि बच्चे को प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस दिया जाए, ताकि जब वो अमली जिंदगी में जाए तो ही हैज द कॉन्फिडेंस टू फेस द पब्लिक, वो लोगों को फेस कर सके, वो अपना मौकफ बेहतरीन तरीके से बयान कर सके, उसके पास अल्फाज को चुनाव हो। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है। जी, मैं ये कह रहा था पहले भी, आपने भी बहुत अच्छी ये बात की कि जब एक बच्चा किताब को पढ़ेगा, जो उसका अल्फाज होंगे जो उसके दिमाग में नक्श करते जाएंगे, और उसके बाद जब उसको कहीं बोलने का मौका मिलेगा तो वही जो उसके दिमाग में नक्श किए हुए वो उसकी ज़ुबान के जरिए अदा होंगे। इससे कई चीज़ें हमारे तालीम के साथ साथ वो तरबियत भी उसकी होगी। जब किताबों का मुतालिया होगा, एक पढ़ाई का माहौल होगा, तो इस तरह जो है ना, जो हम सिर्फ सिलेबस की कुतब तक महदूद रह गए हैं, नंबरों की दौड़ में लग गए हैं, इससे नुकसान हमारा मुआशरती तौर पे हमारे मुल्क का हो रहा है कि बच्चे नंबर तो अच्छे ले जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, इल्म नहीं होता। असल मकसूद हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का यही है कि जब कुतब कम, अब वैसे एक और मैं इजाफा कर देता हूँ इसमें, हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग ली और उसमें उन्होंने बताया कि हम जो है ना ये कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनकी किताबें जो है वो इंटरनेशनल लेवल की किताबें जो है उनको मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो पब्लिश करना चाहते हैं। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और कंप्यूटर। सही। ताकि जो है हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर FA FSC के बाद BS करते हैं, MPhil करके उनकी कोशिश होती है हम बाहर से जाके बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, तो उससे पहले उन्होंने उस लेवल का पढ़ा हो ताकि उनको मुश्किल ना आए। और यहाँ भी हमारे मुल्क के लिए ये जो इंटरनेशनल लेवल की कुतब से जो इस्तिफादा करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। असल मकसद यही है कि वो उनको ये एक और मैं बात बता देता हूँ, हमारी PBCC की मीटिंग जो है होती है ना, उसमें भी ये तय पाया कि आइंदा जो है ना हमने जो पेपर के नंबरों की तकसीम करनी है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि थ्योरी बच्चा वो सवाल हल कर ले और उसका जवाब लिख दे और उसको उसके मुताबिक नंबर, नहीं, कंसेप्चुअल एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। सही सही। हम एक सिस्टम है उस पर ट्रेनिंग, SLO सिस्टम है जो है, उसके तहत बच्चों को कंसेप्चुअल एजुकेशन, वो एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर उसने खुद अपने अल्फाज में लिखना होगा, तो वो तब ही होगा जब वो दीगर कुतब का मुतालिया करेगा, सिर्फ एक किताब से नहीं कि ये सिलेबस की किताब है इसी में से पढ़ा और इसी में से पेपर आएगा, नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा, दीगर कुतब से मुतालिया करना पड़ेगा, नेशनल और इंटरनेशनल कुतब से मुतालिया करना पड़ेगा। इस तरह के सिस्टम की तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब जा रही है और यही बेहतरीन तरीक़ेकार है पढ़ाई। ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। ये तो इतना ज़बरदस्त है कि मैं कहता हूँ कि आपको हम बाउंड कर देते हैं बच्चे को एक ही किताब का, बिल्कुल वो बाउंड हो जाता है, वो पाबंद हो जाता है कि मैंने एक ही किताब करनी है, पढ़नी है, उसके चैप्टर नंबर 1 में क्या था, चैप्टर नंबर 2 में क्या था, बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 3 में फिर क्या, मतलब ये तमाम चीजें वो सिर्फ एक ही किताब से रहनुमाई ले रहा होता है। ये इतनी जबरदस्त बात की है डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब ने कि हमें बच्चों को इस तरीके से गाइड करना है कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज से नॉलेज लें और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन बनाएं। कितनी खूबसूरत बात है कि वो अपना ओपिनियन बनाए, देन दे हैव टू राइट, कि वो अपने ओपिनियन के मतलब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना, आपकी क्या राय है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के अंदर क्या है। बजाय इसके कि तुमने चैप्टर नंबर 1 याद किया, चैप्टर नंबर 2 याद किया, वो रट्टा मारता है, वो रट्टा सिस्टम जो है हमने उसको खत्म करना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए हमें कंटेम्पररी नॉलेज को हासिल करना है ताकि हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर इस वक्त दाखिल हैं, क्योंकि नॉलेज और स्टडीज़ और तालीम जो है आज से 20 साल पहले जो थी, एक डेकेड के अंदर इट हैज़ बिन चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। अब हमें जो नॉलेज जो पढ़ाई 20 साल पहले हम कर रहे थे आज वैसी नहीं है। आज आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आज से 5 साल बाद की हैं, क्योंकि 3 साल बाद जाकर के जो है वो चेंजेस इतनी आ रही हैं, AI टूल्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें मुतारिफ हो रही हैं, कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा कुछ आ गया है, चैट GPT है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है इस वक्त स्टडी सिस्टम जो है। तो उसको समझने के लिए हमें फ्यूचर की स्टडी करनी होगी, ना कि हम आज की स्टडी करें। मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एजुकेशन की जहां बात हो रही है तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मैट्रिक के जो रिजल्ट अभी आने जा रहे हैं 31 एक्सपेक्टेडली मुतवक्के तौर पर 31 जून तक, जुलाई तक जो इसके एक्सपेक्टेडली रिजल्ट हैं, तो उसके हवाले से क्या तैयारियाँ? जी, हमारा जो चूँकि पूरे पंजाब लेवल पे ये मीटिंग होती है उसमें तय हुआ है, जो डेट दी गई है 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है, हमारे फैसलाबाद बोर्ड में तकरीबन 1,57,000 से कुछ ऊपर तलबा अपीयर हुए हैं।
उन्होंने पेपर दिया, फिर उसके बाद उसकी सारी एवेलुएशन हो के तैयारी है हमारी इंशाल्लाह। और हमारे सेंटर बने थे ये तकरीबन कोई 553 सेंटर थे। सही। तो वहाँ ये 1,57,000 जो बच्चों ने पेपर दिया। अब इनका रिजल्ट जो है इंशाल्लाह 31 जुलाई को जो है अनाउंस किया जाएगा। इसी तरह फिर इसके साथ साथ 9th के भी पेपर हुए थे, तो 9th में 2,02,000 बच्चे अपीयर हुए और हमारे 578 के करीब सेंटर थे जहाँ पे ये कंडक्ट हुआ पेपर। और उसके बाद फिर अब उनका प्रोसेस जारी है। तो इंशाल्लाह 22 अगस्त की तारीख दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। हमारा एक फोरम है PBCC, उनकी तरफ से उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। उसमें ये अभी तक ये जो इनकी डेट्स 9th और 10th की वो आ गई हैं। बाकी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर उसका प्रोसेस जारी है इंशाल्लाह, वो भी जल्द मुतवक्किल है। वो यानी 22 तारीख को 9th का और 31 जुलाई को 10th का, चूंकि आगे बच्चों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता है। 10th के पेपर भी पहले हो जाते हैं, फिर उसकी मार्किंग शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट भी पहले अनाउंस किया जाता है ताकि आगे फर्स्ट ईयर में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। चूंकि हमारा 14 अगस्त के बाद कॉलेज, या आजकल जैसे 20 अगस्त तक छुट्टियां हैं तो फिर कॉलेज शुरू हो जाते हैं, तो क्लासें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। 9th का लेट इसलिए है कि चूंकि वही बच्चे जो स्कूलों में 9th के होते हैं उन्होंने 10th में जाना होता है, वो तो बैठ जाते हैं 10th में जाके, उनका कोई मसला नहीं, फिर 1 माह तक वो उनका पेपर भी लेट होते हैं, उसी तरह रिजल्ट भी 1 माह के बाद आ जाए। मैट्रिक का बहुत जरूरी है। जी जी, 10th का बहुत ठीक है। डॉक्टर हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है एजुकेशन के हवाले से और पढ़ाई को किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है और एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इस फील्ड के अंदर बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है, हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वालिदैन की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाने के हवाले से, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि वालिदैन जो है ना वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी समझते हैं कि स्कूल की है, कि स्कूल नहीं पढ़ाना है। तो वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे सिटी एट 10 के प्रोग्राम में। और वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हबीबुर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद। गुफ्तगू के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि गैर निसाबी गर्मियाँ जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस हद तक ज़रूरी हैं बच्चे के माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए, क्योंकि माइंड रिफ्रेश होगा तो इट विल कंज्यूम मोर नॉलेज। जितना ज़्यादा नॉलेज आप कंज्यूम करना चाहते हैं, आपको माइंड को बार बार ब्रेक देना पड़ता है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, देन यू हैव टू गो बैक। तो इस हवाले से ये बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जी, वो हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्ना ली जासदिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। तो अब सिर्फ बंदा पढ़ता ही जाए दिमाग के साथ काम, तो जिस्म को भी तो कुछ हरकत चाहिए ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक्टिविटी मौजूद थी। मैं इनको गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ ये हम निसाबी सरगर्मियां हैं। अच्छा, ये आप हिस्सा है। हाँ जी, ये इसको आप, और इसी की रोशनी में मैं एक बात आपसे, मैं पिछले दिनों एक मीटिंग में था, हमारे फैसलाबाद की कमिश्नर हैं मैडम सिल्वर साहबा, वो चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की चेयरपर्सन भी है, उनके पास वो चार्ज भी है। इसी तरह वो ये DPS स्कूल है, इसकी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर की चेयरमैन भी हैं। यहाँ उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में एक बात कही कि जो आप 100 नंबर को तकसीम अब करें, सिर्फ किताबों तक बच्चों को महदूद ना रखें, 25 नंबर इनकी हम निसाबी सरगर्मियों के डालें। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन मेरे पास आ गया कि मैंने तकरीर तैयार करनी है, आपने मुझे तकरीर तैयार करवानी है। मैं उसकी तरफ देखूँ कि ये बात ये क्यों कर रहा है। कहने लगा कि हमें टीचर ने कहा है कि छुट्टियों में आपने इस मौजू पे काम करना है, फिर इसके बाद हमारी स्पोर्ट्स भी आ रही हैं, उसमें भी आपने हिस्सा लेना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि शुक्र है कि हमारे अदारे भी इस तरफ आ रहे हैं। तो ये हम निसाबी सरगर्मियों में स्पोर्ट्स जो है, इसी तरह पहले हमारे जो है तकरीरी मुकाबला जात में तो वो बात दूसरी तरफ जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी सर, गुलाम अहमदाबाद से सर, मैं ताजुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी मीर साहब, क्या बात करना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी बट सर, डॉक्टर से पूछे हैं, जो प्रैक्टिकल की कापियां बाजारों के अंदर रेडीमेड मिल जाती हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? और कॉलेज के अंदर बच्चों को कापियां शुरू के साल से लेकर एंड तक क्यों नहीं तैयार की जाती,
ताकि इसको तो रोका जाए। वहीं से बच्चों ने स्किल लेनी है और वो रेडीमेड सारी कॉपियां मिलती हैं और जो बच्चों के अंदर पोटेंशियल है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। राइट, बहुत शुक्रिया। ताज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताज साहब का सवाल आपने गालिबन समझ गए होंगे। ये ताज साहब ने बहुत अच्छी बात की है, ये हमारा अलमिया है। असल में जब कोई इस तरह का इशू आता है ना, तो हमारे जो कारोबारी लोग हैं ना, वो इन चीज़ों में एक्टिव हो जाते हैं। हम चाहते हैं तालीम व ताल्लुम और अपने बच्चों को रसूख फिल इल्म दें, तो उसका तरीका एक हमारी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। लैब्स हैं हमारी, हम बाकायदा चेक करते हैं इदारों में जाके लैब्स हैं, और बच्चों को शुरू साल से ही प्रैक्टिकल करवाना चाहिए और वो बच्चे खुद कापियाँ अपने हाथ से बनाएं। लेकिन ये जो हमारे एक माफिया है, वो बच्चों का शुरू से देन ये बना देता है कि कापियों की आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस थ्योरी की तरफ रहें, कापियाँ आपको तैयार मिल जाएंगी। तो इस पे जो है हमारे जो वो सारा एक कवानीन बने हुए हैं, इस पे इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा फोरम है उस पर बात करेंगे कि इस पे ज़रा सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। और हम जहाँ तक जो हमारी जिम्मेदारी है हम वो इस तरह अदा करेंगे कि हम अपने अदारों को ये जो है एक लेटर जारी करेंगे कि आपने शुरू साल से, बल्कि चलता है हमारे जो कॉलेज हैं उसमें जो है वो एक जो पीरियड है वो लैब का प्रैक्टिकल का भी होता है। तो हम अब कोई ऐसा लाया अमल बनाएंगे कि जो इंस्पेक्शन टीम जाती है वो उनकी कापियां भी चेक करे कि जितना सिलेबस पढ़ा है उसके मुताबिक क्या इन्होंने ये कापियां भी तैयार की हैं अपनी प्रैक्टिकल की। तो इस तरह का हम अपने तई जो है जितने हमें कवानीन इजाज़त देते हैं, हमारी पॉलिसीज इजाज़त देती हैं, उसके मुताबिक हम इस पर जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करवाएं। ठीक है, इसके ऊपर ताज साहब जो काम हो रहा है और उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंतजामिया और जो अहदेदारान हैं और जिम्मेदार इदारे हैं वो इस चीज़ को तस्लीम कर लें, और तस्लीम कर लें तो फिर उसके ऊपर काम वक्तन फ़वक्तन हो ही जाता है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर भी काम जल्दी हो जाएगा और प्रैक्टिकल का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, तो मैंने डॉक्टर साहब अक्सर देखा है कि बच्चों को तालीम दी जाती है तो हमारे 90% बल्कि 90% ज़्यादा रेशो बच्चों की ऐसी है कि जो कि एजुकेशन को बोझ समझ के पढ़ते हैं, और फिर जब हम बोझ समझ के पढ़ते हैं तो फिर हम डिग्रीज उनको थमाई जा रहे होते हैं और वो बाद में क्यू में लग रहे होते हैं। कभी वो बैंकों में जाके लाइनों में लग जाते हैं टाई लगा के, कभी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाते हैं, कहीं भी नौकरी मिल जाए। तो जिसे फिर कुरान ने कहा है कि फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कि कमसल हिमार यहमल वस्फार, फिर हम तो वो बच्चे जो गधों की मानंद जो किताबों का बोझ उठाया हुआ है और जिनके अंदर नॉलेज भी कुछ नहीं है और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो सिर्फ पास आउट हो गए हैं बेयर मिनिमम नंबर्स के साथ, और बमुश्किल ही उनको नौकरी मिल पाती है। और फिर हम कंप्लेन अपनी गवर्नमेंट को करते हैं, कंप्लेन हम इंतजामिया को करते हैं कि इनका सिस्टम नहीं अच्छा, इनका सिस्टम, हमें नौकरी नहीं मिल रही, इनका सिस्टम नहीं अच्छा। तो हमें नौकरी हासिल करने के लिए राइट डायरेक्शन पे किस तरह से जाना चाहिए? एक बात तो ये है कि ये जो हमें शरीयत जो कहती है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, बहसियत मुसलमान ये हमें चाहिए, क्योंकि हमें किताब व हिकमत की तालीम और हमें अपना तज़किया नफ्स करना चाहिए। जब इसको मद्देनज़र रख के चलेंगे तो सिर्फ डिग्री का मकसद नौकरी का हुसूल ना रखें। हाँ, ये एक पॉइंट है जो असल में हमारे मुआशरती तौर पे आम होना चाहिए कि डिग्री का मकसद नौकरी ना हो, बल्कि जो अल्लाह ने इस्तेदाद दी है उस फील्ड में वो आगे जाने की कोशिश करे। यानी जो अल्लाह ताला ने बचपन से उस बच्चे के दिन में इल्म जो है वो देखें, हमारी बुनियादी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लाज़ी खालक है। तो ये इल्म हासिल करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी करें। नौकरी तो ये है कि एक बंदा जो जिस सीट का हकदार है उसको वो सीट मिले और वो मुल्क व कौम की खिदमत करे। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट होता है उसको पहचाने, बच्चे खुद भी करें और वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज को देखें कि बच्चे के अंदर वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है। क्या वो पेंट बहुत अच्छा करता है, क्या वो स्पीच बहुत अच्छी करता है, क्या वो एक अच्छा होस्ट है। कई लोग स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी करते हैं कि वो जो कहानी सुनाते हैं बड़ी जबरदस्त सुनाते हैं, तो उस फील्ड में उसको एक्सेल करवाएं। आप यकीन करें कि वो उस फील्ड में छा जाएगा, वो सबके छक्के छुड़ा देगा, और इसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं एक दफा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस गुफ्तगू से मुस्तफीद होंगे, मैं तो पर्सनली बहुत हुआ हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
यहां पे वक्त खत्म हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम का। अपने होस्ट शिराज भट्ट को इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।